एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे आप। और आज की क्लास में हम पाठ 9 तो कर ही रहे हैं। वृत्त तो अपना स्टार्ट हो ही चुका है, आपको पता ही है। आज की क्लास में हम दोस्त करने वाले हैं एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, जिसमें कुल मिला के हम 4 प्रमेय पढ़ रहे होंगे। उन प्रमेय को समझेंगे, उनको हम सिद्ध करेंगे। इसके साथ ही हम देख रहे होंगे एनसीईआरटी उदाहरण संख्या 2 से लेकर 4 तक। उदाहरण संख्या 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया। प्रश्नावली आपका जो 9.2 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये आगे की कहानी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेज को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आने की। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम प्रमेय संख्या 9.7 की। इन सभी प्रमेय को भाई साथ साथ में याद करते हुए भी चलना है। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, सिद्ध करना समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, बात खत्म, ऐसा नहीं है। इन सभी प्रमेय को आपको याद भी करना है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये सभी प्रमेय जो हैं वो अपने उदाहरण में, अपने प्रश्नों में बार बार क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर है बातें? यहाँ पर प्रमेय संख्या 9.7 में बात हो रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। आइए इसको समझते हैं, है ना। आइए इसको समझते हैं कि क्या कहानी बोल रहा है भाई, ये क्या कहानी यहाँ पर चलने वाली है। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। तीनों केस मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे मान लो एक वृत्त ये है, इसमें मैं पहला केस बताऊंगा। एक वृत्त आपका ये है, इसमें मैं दूसरा केस बता रहा हूँगा। और एक वृत्त अपना ये है, इसमें मैं तीसरा केस बता रहा हूँगा। 3 केस का मतलब क्या है? बोल रहा है कि चाप द्वारा अंतरित कोण। तो भाई मुझे पता है ना, हमें पता है कि चाप जो है वो लघु चाप भी हो सकता है, मतलब छोटा सा चाप। छोटा सा चाप कैसा, ध्यान देना यहाँ पे, लघु चाप मतलब PQ। ये देखो छोटा है ना, ये वाला PQ, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर से आपको PQ दिख रहा है, ये क्या है? ये लघु चाप है। एक तो लघु चाप है, एक हो जाएगा जो बिल्कुल आधा आधा वाला चाप होगा, ये वाला चाप। और एक हो जाएगा भाई आपका, ये तो अर्धवृत्त बन गया, अर्धवृत्त वाला, है ना। और एक हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। दीर्घ चाप मतलब कुछ इस प्रकार की कहानी बन रही होगी। यहाँ पर जो चाप है वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा, वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों केस आप अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ये तीनों केस बताना होता है। ये वाला जो प्रमेय है बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है बातें कि ये 3 तरह के चाप हो सकते हैं। फर्स्ट लघु चाप, लघु चाप। सेकंड को हम बोल सकते हैं अर्धचाप। क्या बोलेंगे? अर्धचाप। और थर्ड को क्या बोलेंगे भाई? थर्ड को हम बोलेंगे दीर्घचाप। दीर्घचाप। तो प्रमेय में आपसे बोल रहा था कि इन चापों द्वारा, जितने भी चाप हैं, इन चाप द्वारा केंद्र पर और केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण कैसा दिखेगा, यहां ध्यान देना। केंद्र पर जो इन चाप के द्वारा अंतरित कोण होगा वो किस प्रकार से दिखेगा? अगर मैं PQ द्वारा इस केंद्र पर अंतरित एक कोण बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। बात क्लियर है? अगर मैं इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बना रहा हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। जब इसके सिरों को मिलाओगे आप तो ये डायमीटर मतलब कि व्यास बन जाएगा। और ये क्या है? ये एक दीर्घ चाप है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको पिक्चर दिख रही होगी। आ रही बात समझ में? बोल रहा है कि इस चाप द्वारा एक तो केंद्र पर अंतरित कोण हो रहा है, और जो ये परिधि बची है, शेष परिधि, जो पूरी परिधि व्हाइट कलर से आपको दिख रही है, इस पर किसी भी बिंदु पर एक और कोण अंतरित हो रहा है। किसी भी बिंदु पर क्या हो रहा है? एक और कोण अंतरित हो रहा है। तो ये वाला जो कोण है, इस कोण का 2 गुना होगा। कैसे? मान लो ये 30 है तो ये कितना? 60। ये 50 है तो ये कितना? उसका 2 गुना 100। ये 60 है तो 60 का 2 गुना ये कितना हो जाएगा? 120।
आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यहां पर भी भाई एक तो ये केंद्र पर बन चुका है और एक जो शेष भाग है जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वहां पर कहीं बन रहा है, वहां पर कहीं बन रहा है। तो ये तो हमेशा 90 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये वाला आपको पता है 180 होगा, ये वाला क्या होगा? व्यास है ना, व्यास है, एक सरल रेखा है, तो यहां पर कोण कितना बन रहा है? 180, तो ये उसका आधा हो जाएगा, मतलब इसको हमें 90 सिद्ध करना है। आ रही है बात समझ में? ऐसा एक प्रमेय अभी आगे आएगा कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है बातें? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सर ये जो बड़ा वाला दीर्घ चाप था वो केंद्र पर तो एक कोण अंतरित कर रहा है और यही क्या कर रहा है? वृत्त के अन्य भाग पर भी एक कोण अंतरित कर रहा है, ऐसा कुछ। क्लियर है बातें? तो ये 3 केस बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस बनता है। हम सिद्ध सब में नहीं करना है, सिद्ध सब में नहीं करना है, सिद्ध तो बस हम इसमें करेंगे, इसमें हम प्रूव करेंगे बस, बाकी सब में उसी प्रकार से लिख देंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो इसमें कुछ रचनाएं करनी होती हैं हमें। रचना क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पे रचना ये करेंगे कि यहां से एक लाइन खींचेंगे जो केंद्र से होती हुई आगे बढ़ रही होगी, केंद्र से होती हुई इस प्रकार से कुछ आगे बढ़ रही होगी। क्लियर है बातें? यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो सिद्ध तो इसी में करूंगा मैं जिसमें मैंने मार्क किया है। इनका नाम लिख देते हैं, केंद्र का नाम मैं लिख देता हूं O, केंद्र का नाम है O, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं A, है ना? क्लियर है? इसी में सिद्ध करने वाला हूं, बड़ा ही आसान है। क्या आपको इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? एक त्रिभुज सर AOP है और एक त्रिभुज AOQ है। इसी दोनों त्रिभुज में खेल होगा। आज सर्वांगसम नहीं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना? यहां देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिया क्या है। दिया क्या है? यहां पर दिया है वृत्त OCR में, वृत्त COR में, C इन ब्रैकेट मतलब O इसका केंद्र बिंदु है और R इसका त्रिज्या है। वृत्त COR में चाप PQ द्वारा, इसकी बात कर रहा हूं, चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? अंतरित कोण क्या नाम है इस केंद्र पर अंतरित कोण का? इस वाले कोण का क्या नाम है? POQ, एंगल POQ तथा वृत्त के शेष परिधि पर अंतरित कोण कितना है? ये वाला पूरा का पूरा कितना? PAQ है, PAQ है, एंगल PAQ है। ये बात हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसका दोगुना होगा, मतलब एंगल POQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, मतलब इसका दोगुना करेंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। आ जाओ, इसको खेल जाते हैं। अब बहुत हो गया। अब सर बता दो कि कैसे सिद्ध होगा। चलो ठीक है, उपपत्ति रचना लिख लेना खुद से, ठीक है? रचना में क्या लिख देंगे कि AO को मिलाया, ठीक है? AO को मिलाया, बस बात खत्म। यहां देखेंगे, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहां पर क्या क्या बातें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज AOP का। AOP इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में एक प्रमेय छोटी क्लास में पढ़े हो भाई, याद है क्या? कि कोई त्रिभुज है सर और ये इसका बहिष्कोण होता है, बाह्य कोण होता है और ये अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, मतलब इसके और इसके योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है कि जो बहिष्कोण होता है वो अपने सुदूर अंतः कोण, दूर के अंतः कोणों के, या अभिमुख अंतः कोण बोल सकते हैं क्या? अभिमुख अंतः कोण या तो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है बातें? तो यही वाला प्रमेय मैं यहां पर लगाने वाला हूं। जरा ध्यान देना, यहाँ पर
ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो येलो कलर से दिख रहा है, ये बहिष्कोण है किसका? जब AO को बढ़ा दिया, AO को बढ़ा दिया तो त्रिभुज AOP का ये वाला क्या है? बहिष्कोण है। अब जब ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण है, तो ये अपने सुदूर दूर वाले अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब इसके दूर वाले अंतःकोण क्या है? एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केवल और केवल AOP की। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना अभी। तो इसके दूर वाला अंतःकोण, ये वाला तो पास वाला हो गया, ये वाला तो ये जो दिख रहा है आपको पास वाला हो गया, दूर वाला एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOP में एंगल PO, यहां पर भी एक पॉइंट लगा दो, यहां पर भी एक पॉइंट लगा दो B। एंगल POB, एंगल POB बाह्य कोण है, क्या लिखेंगे? एंगल ये वाला POB, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है क्या है? बाह्य कोण है। एंगल POB बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। अब जब ये बाह्य कोण है तो हम प्रमेय से लिख सकते हैं भाई क्या? एंगल POB का जो मान हो जाएगा वो अपने सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। क्या? बाह्य कोण का मान, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अपने उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका नाम है OAP। तो क्या हो जाएगा? एंगल OAP प्लस एंगल, इसका नाम बताओ? OPA। OPA कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? एकदम बढ़िया है। इसका कारण भी लिख दो, इसका कारण आगे लिखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे, क्योंकि यहां पर मैं दूसरी बात यहां पर लिखूंगा अपनी, है ना। तो इसका कारण भाई ये हो जाएगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण जो भी आप बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के, अपने सुदूर अंतःकोणों के, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या? योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां तक नहीं है? ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि भाई जो बाह्य कोण था अपने सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। अब मेरी एक बात सुनना, अब मेरी भाई एक बात सुनना ध्यान से, कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये OP बोलते हो ना कमेंट में, वही वाला OP है, OP और OA क्या ये दोनों बराबर होंगे? और होंगे तो क्यों होंगे? तो मैं लिखूंगा यहां पर OP बराबर OA। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। OP भी इस वृत्त की त्रिज्या है, OA भी इस वृत्त की त्रिज्या है। तो OP बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों की दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। ठीक है। अब जब आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज AOP के अंदर, त्रिभुज AOP के अंदर, AOP के अंदर अगर ऐसा हो रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख का कोण, इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बातें? तो ये बात लिख लेते हैं कि OP के सामने जो कोण OAP है, जो कोण OAP है OP के सामने, और OA के सामने जो कोण OPA है वो बराबर है। बराबर क्यों है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाले कोण, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? एकदम बढ़िया, चकाचक।
ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ये दोनों कोण बराबर हैं। जरा समीकरण 1 को पकड़ना। सर बनाया ही नहीं समीकरण 1, कैसे पकड़ेंगे? यही तो है समीकरण 1। अभी तक आपने भाई ये देखा कि ये बहिष्कोण जो है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। उसके बाद आपने ये देखा कि ये दोनों कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इस कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस कोण को और इस कोण के बीच में एक संबंध करना है। इस कोण को गायब करेंगे। किसको? जिससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? गायब करेंगे। कैसे करेंगे? तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? इसको गायब करना है ना, पी वाले को, जो बीच में पी लिखा है, इसको गायब करना चाहता हूं मैं। क्यों गायब करना चाहता हूं? क्योंकि जो मुझे संबंध निकालना है, जो मुझे सिद्ध करना है, वो ओ और ए के बीच, ओ और ए के बीच में संबंध करना है। इसको उड़ा देंगे, इसको नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो इसकी जगह पर OPA की जगह पर, OPA की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? OAP। OPA की जगह पर क्या लिख दूंगा? OAP। कहां पर? समीकरण 1 में। OPA की जगह पर क्या लिख दूंगा? OAP। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो यहां हो जाएगा एंगल POB बराबर एंगल OAP। ये तो मुझे चाहिए, OAP ए वाला तो चाहिए, प्लस अब OPA की जगह पर OPA, यहां पर है OPA, उसकी जगह पर ये लिख दो OAP, एंगल OAP। मतलब यही बात 2 बार आ चुकी है। जब यही बात 2 बार आ चुकी है तो इस बात को हम 2 बार लिख सकते हैं कि एंगल POB का मान आ चुका है ट्वाइस ऑफ एंगल OAP। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां तक एकदम बढ़िया है। ट्वाइस ऑफ एंगल OAP मतलब ये वाला जो है इस आधे का डबल है। अभी तक तो अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, अभी रुको, अभी इधर वाला भी, इधर भी खेलना है हमें, इस वाले त्रिभुज में भी खेलना है। अभी तक जो खेल हो रहा है इस त्रिभुज में हो रहा है। क्या क्या खेल हुआ कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये वाला इन दोनों के योगफल के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी मैं ये वाला कोण लिख दिया। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बना दिया समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2। यार यहां पर मुझे जगह चाहिए, ये जाएगा क्या उधर? इससे पूछ के देखूं। हाँ जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूं, जाएगा? हाँ देख रहे हो, वृत्त भी बोल रहे हैं, जाएगा? हाँ देखा? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अब जो खेल आपने इधर वाले त्रिभुज में खेला है, सेम टू सेम खेल उधर वाले में खेलना है। उधर वाले में क्या खेल है? तो उधर वाले में आपको दिख रहा होगा कि ये बहिष्कोण है। ये वाला क्या है? बहिष्कोण है। इसके सुदूर अंतःकोण कौन कौन से हैं? सर ये वाला है और ये वाला है। ये दोनों दूर वाले हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। तो इन दूर के रिश्तेदारों को क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे लिखेंगे? त्रिभुज OAQ में, त्रिभुज OAQ में, उधर वाले में OAQ में ये जो है बहिष्कोण है। इसका नाम क्या है? BOQ। BOQ जो है बहिष्कोण है, ये वाला बहिष्कोण है, तो लिखेंगे एंगल BOQ बहिष्कोण है या बाह्य कोण है, बहिष्कोण है। अब जब बहिष्कोण है तो इस बहिष्कोण का जो मान होगा वो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। इन दोनों के योगफल कर देना OAQ प्लस OQA। ये वाला क्या? OQA प्लस OQA। अब हमें पता है कि भाई इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी? ध्यान देना यहाँ पर, ये वाली भुजा भी रेडियस है, ये वाली भुजा भी रेडियस है। तो OQ बराबर क्या? OA। OQ बराबर क्या? OA। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण, इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, जो कहानी इधर चल रही थी वही कहानी उधर भी चल रही है। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों कोण को आपस में बराबर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम OA बराबर OQ, OA बराबर OQ। OA के सामने कौन सा कोण है? OA के सामने ये वाला कोण है OQA। OQA बराबर हो जाएगा किसके? OAQ के। किसके? OAQ के। कारण यही वाला लिख देंगे, समान भुजाओं के। सब लिख लोगे ना आप? कारण वारण। ऊपर कारण ये रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। नीचे का कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हो जाएगा। अब ये जो मान है OQA का,
ओ क्यू ए का, हमें क्यू वाला नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए ना क्यू वाला, तो इसकी जगह पर हम ये वाला मान रख देंगे यहाँ पर। तो जब मान रखेंगे तब क्या कहानी बनेगी, एक बार ये कहानी ध्यान से देखेंगे। जब इसका मान ओ क्यू ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओ ए क्यू, तो ये बन जाएगा एंगल बी ओ क्यू बराबर एंगल ओ ए क्यू। ये समीकरण कितना है, 3 है, 3 में मान रख रहे हैं ओ ए क्यू प्लस इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे ओ ए क्यू, इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे ओ ए क्यू। जब इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी ओ क्यू बराबर 2 बार एंगल ओ ए क्यू। कहानी बड़ा ही आसान है, कहानी बड़ी ही आसान है, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो ये बन गया अपना समीकरण 4। जो मेन चीज है वो 4 है और 2 है, 2 और 4 को जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई, समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर। जब आप 2 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे, पीओबी में कौन जुड़ जाएगा, बीओक्यू, पीओबी में कौन जुड़ जाएगा, बीओक्यू। 2 ये रहा, 4 ये रहा, इनके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, पीओबी और बीओक्यू। एंगल पीओबी प्लस एंगल बीओक्यू बराबर, इसको हटा ही देता हूं ना मैं, नहीं सर हटाओ मत, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, चलो इसको नीचे लगाते हैं, घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा। आ रही है बात समझ में? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे, दोनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बचा, एंगल ओ ए पी, और इसमें किसको जोड़ दिया भाई, ओ ए क्यू को, ओ ए क्यू को। अब यहां ध्यान से देखो, मुझे बताओ पीओबी और बीओक्यू को जोड़ने पर क्या आएगा। ये वाला पीओबी है और ये वाला बीओक्यू है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा कोण आपके पास आ जाएगा पीओक्यू। तो इनकी जगह पर एक साथ लिख सकते हैं पीओक्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, ओ ए पी, ये रहा ओ ए पी इधर वाला और ओ ए क्यू इधर वाला ओ ए क्यू। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा कोण आपको मिल जाएगा पी ए क्यू। तो ट्वाइस ऑफ इसकी जगह पर लिख देंगे पी ए क्यू, एंगल भी तो लगाओ, पी ए क्यू, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। कोई डाउट वाली बात, आसान था एकदम। एक बार इधर खेलना है, एक बार उधर खेलना है, 2 समीकरण बना देना है, दोनों को जोड़ देना, बात खत्म। प्रैक्टिस करेंगे फटाफट होगा, बहुत ही आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तीनों केस बताना है आपको, सिद्ध एक जगह ही करना है, फिर लास्ट में बताना है कि केस 1 में और केस 2 में तो ये चलेगा। कौन कौन से केस के लिए ओके है ये, केस 1 और केस 2 के लिए ये ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई केस 3 के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये जो कोण है ना, यहाँ देखो सब क्या नीचे वाला कोण था, यहाँ भी नीचे वाला कोण था, तो यहाँ भी नीचे वाला ही कोण होगा, ये वाला, ये जो चाप इस पर कोण बना रहा है ये वाला। तो इसका नाम आप जैसे यहाँ पर रख दिए पी ओ क्यू, तो ये P हो गया, ये O हो गया, ये Q हो गया, ये A हो गया। तो इसका नाम भाई POQ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये 180 अंश के अंश से क्या है, बड़ा है, 180 अंश से बड़ा है, इसीलिए इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा कुछ और। मतलब ये POQ ऐसे नहीं आएगा केस 3 के लिए, तो लिखेंगे केस 3 के लिए, केस 3 के लिए। 1 और 2 के लिए ऊपर वाला ठीक है, यहां पर ठीक है, यहां पर भी इसका नाम आप POQ लिख सकते हो, इसका नाम POQ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी लिख दिया POQ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला 180 अंश से बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम कुछ और होगा, क्या? तो POQ की जगह पर केस 3 के लिए आ जाएगा प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। पढ़ाया था ना चैप्टर 6 में, रेखाएं और कोण में। प्रतिवर्ती एंगल POQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। बात खत्म, हो गया सिद्ध तीनों के तीनों केस के लिए। एक बार इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना, एकदम मजेदार था। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ तक? नहीं है ना। तो आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने प्रमेय संख्या 9.7 की बात कर लिया है, अब बात कर लेते हैं दोस्त प्रमेय संख्या 9.8 की। प्रमेय संख्या 9.8 में बात हो रही है, एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं।
ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे, कल 10th क्लास में एक बच्ची बोल रही थी कि सर आप सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताते हो। नहीं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को इंपॉर्टेंट बताता हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक ये वृत्त है और ये वृत्तखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया, तो यहां से इसी वृत्तखंड से जितने भी कोण बनाओगे, जैसे कि ये वाला कोण बना दिया, एक कोण बन गया, ये वाला कोण बना दिया, यहीं से बनाना है, मतलब आधार सबका यही होना चाहिए। एक ये वाला कोण बना दिया, तो ये जितने भी कोण आपको दिख रहे हैं परिधि पे बनना चाहिए, परिधि के ऊपर बनना चाहिए। जितने भी कोण, ऐसा नहीं कि बीच में बना दो, यहाँ बीच में बना दो, नहीं, परिधि के ऊपर जितने भी कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ये सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सभी के सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं, कितने भी और बनाना चाहो और बना लो, ये सबके सब आपस में बराबर होंगे, ये सबके सब आपस में बराबर होंगे, ऐसा आपको सिद्ध करना है। आ जाओ खेलते हैं, आ जाओ भाई खेलते हैं इसको। तो इसमें देखो, इसमें जो फिगर बनेगा, बाद में मैं उसी पे आऊंगा, लेकिन वो कैसे आया एक बार आपको समझा देता हूं। एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और इसमें एक त्रिज्यखंड, एक वो ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड, जीवा ले लिया, क्या, PQ, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया है भाई, दिया ये है कि वृत्त COR में, जिसका केंद्र O और रेडियस R है, R में PQ, चाप PQ से या जीवा PQ लिख दो या चाप PQ, बात एक ही है। चाप लिखोगे तो ये हो गया, जीवा, ये कोण तो यहीं से बनेगा। चाप PQ से वृत्त की परिधि पर दो कोण अंतरित किए गए हैं। वृत्त की परिधि पर कोण, एक कोण का नाम बताओ, तो एक कोण हमने यहां से अंतरित किया वृत्त की परिधि पे, जिसका नाम है PAQ, एंगल PAQ। और दूसरा कोण कौन सा भाई, दूसरा कोण हो गया अपना ये वाला PCQ, एंगल PCQ अंतरित किए गए हैं, क्लियर है बात, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। रचना करनी है, रचना में आप लिखोगे, जैसे कि आपको पता है भाई, वृत्त का जो केंद्र है वो O है, तो लिखेंगे OP और OQ को मिलाया, OP और OQ को मिलाया। अब बन गया ना पहले जैसा उधर दिख रहा है वैसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो फिगर अभी समझाया हूं हटा दो इसको, एक जैसे बन गए, भाई दिख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाता हूं मैं। तो इस प्रकार से ये वाला फिगर हमें मिला है ना। ये रचना वचना भी लिखना पड़ेगा आपको, जब भी सिद्ध करना पड़ता है तो रचना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रचना लिख दिया, एक बार ये भी बताएंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध आपको ये करना है कि ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कौन कौन से, PAQ, एंगल PAQ बराबर हो जाएगा एंगल PCQ के, ये आपको सिद्ध करना है। तो आओ सिद्ध करते हैं। तो इनको सिद्ध करना है, ध्यान देना, ये वाला कोण PAQ और PCQ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उपपत्ति। बड़ा ही आसान है भाई, बड़ा ही आसान है ये। कैसे आसान है, अब देखो, अभी ताजा पढ़ा है, इसके पिछला प्रमेय ये 9.8 है, 9.7 में ताजा पढ़ा है क्या, कि सर अगर एक चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित है और वृत्त की शेष परिधि पे कोई कोण अंतरित है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इसका दोगुना होगा, इसका दोगुना करोगे तो ये मिलेगा। अभी पढ़े हो ना यही वाला, तो लगा दो, लिखोगे एंगल POQ, लिख दो, हमें पता है, मालूम है क्या, हमें पता है कि किसी चाप द्वारा हमें पता है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, केंद्र पर
अंतरित किया गया कोण शेष परिधि पर केंद्र पर, अभी जो पढ़ के आए हो वही बता रहा हूं, केंद्र पर अंतरित किया गया कोण शेष परिधि पर अंतरित किए गए कोण का दोगुना होता है। शेष परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है ना। तो ये बातें भाई एग्जाम में भी ऐसे लिखनी है, शॉर्टकट मत मारना। अंतरित कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तो यही बात अब लिख देते हैं, ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। यहां देखो तो ये जो POQ है, जो केंद्र वाला भाई POQ है, ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, PAQ का डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। और इसको बना दिया समीकरण संख्या 1। सर आपने बोला कि ये जो केंद्र वाला है ये PAQ का डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, तो क्या ये PCQ का भी डबल हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये PCQ भी एक केंद्र पर बना है और एक वृत्त के अन्य शेष परिधि पर बना है, तो ये नियम उसके साथ भी लगाओ, एक बार A के साथ एक बार C के साथ। तो लिखेंगे ये जो POQ है ये PCQ का भी दोगुना हो जाएगा, PCQ का भी दोगुना हो जाएगा, समीकरण संख्या 2। अब 1 और 2 को देखोगे जब आप, तो आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दोनों का बराबर है, और जब बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो ये दायां पक्ष भी दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर कर दो। ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ, ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ। 2 से 2 को उड़ा दिया और यहां से सिद्ध हो चुका है कि ये भाई जो A वाला है और ये जो C वाला है ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ तक? ये A वाला और ये C वाला दोनों आपस में बराबर हैं, जो हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। प्रमेय देखो सबकी सब इंपॉर्टेंट है ना। प्रमेय कोई भी उठा के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अलग अलग स्कूल में 9th क्लास का मैं एग्जाम देखता रहता हूँ, पेपर देखता रहता हूँ, मेरे पास आता रहता है, तो वहाँ पर ये भी पूछा है, इससे पिछला वाला भी पूछा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये आ सकता है। क्लियर है बातें? और वो आता भी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमेय संख्या 9 ये भी 8 था, ये भी 8 लिख दिया, चलो जो भी है। किसी अर्धवृत्त में बना कोण एक समकोण होता है। आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? किसी वृत्त अर्धवृत्त में बना कोण एक समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। एक पहले तो वृत्त बनाओ, तो ये एक वृत्त हो गया है ना, ज्यादा अच्छा बन गया आज वाला। ये एक वृत्त हो गया और बोल रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त बनाने के लिए हमें इसका व्यास बनाना पड़ेगा जो केंद्र से होकर जाएगा। ये इसका केंद्र है जिसका नाम है O, ठीक है, जिसका नाम क्या है O। O को थोड़ा साइड लिखो, O, इसका नाम क्या है O। बोल रहा है कि अर्धवृत्त में कोई कोण बना दो अगर आप, चलो एक कोण बना देते हैं, यहाँ पर एक कोण बना देते हैं, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो समकोण 90 अंश के बराबर होता है। आपको भाई ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखोगे A B P। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त O, वृत्त COR में, वृत्त COR में एंगल APB, एंगल APB अर्धवृत्त में बना एक कोण है। अर्धवृत्त में बना, अर्धवृत्त में बना एक कोण है। सही बात है, ये तो एक कोण है, एक कोण बना दिया अर्धवृत्त में APB, ये हमें दिया है पहले से ही। अब आगे क्या, आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि एंगल APB का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 अंश के बराबर।
तो उपपत्ति लिखेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे इसको, बड़ा ही आसान है भाई, वही जो नया ताजा आज ही सीखे हो कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 अंश, और हमें पता है कि ये वाला जो कोण है इसका आधा होता है, इसका आधा ये होता है, तो ये 90 अंश प्रूव हो चुका है। लेकिन लिखेंगे कैसे, बात तो ये है, तो लिखेंगे AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, इसलिए एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। क्लियर है बातें। अब लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, वही वाली कहानी, पहला वाला जो आज स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ये चाप AB है, ये केंद्र पर एक कोण बना रही है और वृत्त की शेष परिधि पर दूसरा कोण बना रही है, तो ये केंद्र वाला कोण इसका दोगुना होता है, मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, 90 अंश होना पड़ेगा। तो लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र O पर बना कोण एंगल AOB है। भाई मुझे बताना, ये चाप जो AB है, ये वाला जो चाप है AB, ये वाला, ये केंद्र पर यही कोण तो बनाएगी, ऐसे और ऐसे, और वृत्त की शेष परिधि व्हाइट वाले पार्ट पे ये कोण बना देगी, यही बात तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एंगल AOB, और आगे भी लिख लो, और वृत्त की शेष परिधि पर बना कोण, और वृत्त की शेष परिधि पर बना कोण कितना है, ये वाले कोण की बात कर रहा है, APB है, एंगल APB है, इसलिए ये जो होगा ना, ये वाला इसका डबल होगा, मतलब एंगल AOB बराबर दोगुना हो जाएगा किसका, जो वृत्त के शेष परिधि पे बना कोण APB है, इसका दोगुना हो जाएगा एंगल APB। AOB का मान आपको पहले से 180 पता है, तो यहाँ पर 180 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल APB, तो यहां से एंगल APB का मान निकाल लो। ये जो 2 था वो 2 उधर जाके भाग हो जाएगा 180 से, 180 बटे 2, 180 को भाग करेगा 180 से नहीं, 90 अंश। तो यहां से प्रूव हो चुका है एंगल APB का मान जो आ चुका है आपके पास वो 90 डिग्री के बराबर आ चुका है। क्लियर है बात, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही बात हो गई। ये आज का आखिरी प्रमेय है, इसके बाद हम उदाहरण 2, 3 और 4 देख रहे होंगे। यहां पर क्या दिया है प्रमेय में, यदि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता हो। ये एक रेखाखंड है जो दो बिंदुओं को मिला रहा है AB, और अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदु C तथा D पर समान कोण अंतरित करता हो, मतलब ये दोनों कोण क्या है, समान है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन जानना सब कुछ है बढ़िया से, ऐसा कोई भी प्रमेय नहीं होना चाहिए जो आपको सिद्ध करना ना आता हो, है ना। तो यहां पर दिया है, दिया क्या है कि एंगल ACD बराबर, लिख दो पहले, वृत्त COR में AB दो बिंदुओं C तथा D पर, दो वृत्त पर स्थित बिंदुओं लिखो, दो नहीं तो दो बिंदुओं लिख दो, दो बिंदुओं C तथा D पर बराबर कोण अंतरित करता है। C तथा D पर बराबर कोण अंतरित करता है, बराबर कोण अंतरित करता है, मतलब ये बात हमें दिया हुआ है भाई कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, यहां दिया हुआ है कि अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता है, मतलब AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं जिस पर AB समान कोण अंतरित करता है, मतलब ये दोनों कोणों का मान समान होगा। ई के चक्कर में मत पड़ो, अभी ई की कहानी बताऊंगा, है ना। तो यहां पर लिख देंगे ये C और D आपस में बराबर हैं, ACD बराबर एंगल ACD नहीं भाई, ACB बराबर
ACB बराबर एंगल ADB, एंगल ADB ये हमें दिया है। कोई डाउट है यहां तक? क्या नहीं है ना। अब यहां पर हमें सिद्ध करना है कि ये चारों के चारों बिंदु एक वृत्त के ऊपर स्थित हैं, अर्थात ये एक वृत्तीय होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। आपको चारों बिंदुओं को सिद्ध करना है कि ये चारों के चारों बिंदु एक वृत्त पर ही स्थित हैं। तो ए, बी और सी एक बिंदु पर, एक वृत्त पर स्थित हैं, ये मैंने मान लिया। तो मैंने मान लिया यहां पर उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में भाई ये लिखेंगे आप कि 3 अरेखीय बिंदु, मतलब एक ही रेखा में नहीं है, असंरेख हैं, 3 अरेखीय बिंदु ए, बी तथा सी से एक वृत्त जाता है, से होकर लिखो, से होकर एक वृत्त जाता है। ये बात समझ गए कि भाई कोई भी 3 बिंदु हैं, अगर वो एक ही रेखा में नहीं है, अगर ये कोई भी 3 बिंदु हैं वो एक ही रेखा में नहीं है, तो आप एक वृत्त का निर्माण कर सकते हो। पहले ऐसा क्वेश्चन अपने 9.1 प्रश्नावली में हुआ करता था, अब उसको डिलीट कर दिया गया है। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले ऐसा हुआ करता था, 3 या 4 जो भी था, लेकिन अब इसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। आपको क्या करना है, 3 बिंदु लेना है, घर में प्रैक्टिकल कर लेना। 3 बिंदु लेना है और किसी भी 2 बिंदुओं को आपस में मिला दो और किसी भी और 2 बिंदुओं को आपस में मिला दो। इन दोनों रेखाखंडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक करना, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो वृत्त का केंद्र हो जाता है। यहां पर अपना कंपास रखना, यहां पर पेंसिल, जब घुमाओगे पेंसिल को तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो मतलब आपके पास अगर 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं को आप मान सकते हो कि वो वृत्त के ऊपर हमेशा होंगे, लेकिन वो संरेखीय नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु आ रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो यहां पर मैंने मान लिया कि भाई 3 बिंदु ए, बी, सी से होकर एक वृत्त जाता है, जो पॉसिबल है, संभव है। अब मैंने मान लिया कि डी इस पर नहीं है, माना बिंदु डी वृत्त पर स्थित नहीं है, वृत्त पर स्थित नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया, स्थित नहीं है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल है ये, नहीं है। मैंने मान लिया कि ये डी ना वृत्त के ऊपर है ही नहीं। अब वृत्त तो जाएगा, अब मैंने मान लिया वृत्त ई से होकर जाता है या ई डैश से होकर जाता है। हो सकता है वृत्त नीचे से होकर ऐसे चला जाए, हो सकता है वृत्त ऊपर से होकर ऐसे जा रहा हो। तो माना वृत्त ई या ई डैश से होकर जाता है, या तो ऊपर से हो, अगर डी से नहीं जा रहा है तो कंडीशन क्या क्या बन रही है। अब डी से नहीं जा रहा है, मैं बोल रहा हूं, जब डी से नहीं जा रहा तो या तो नीचे से जा रहा होगा या तो थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा। तो नीचे से अगर जा रहा होगा तो मैंने मान लिया ई से जा रहा है, ऊपर से अगर जा रहा होगा तो मैंने मान लिया ई डैश से जा रहा है। तो माना वृत्त ई या ई डैश से होकर जाता है, से होकर जाता है। अब भाई अगर ये ई से या ई डैश से होकर जाएगा वृत्त, तो एक ही चाप से वृत्त के अन्य भाग पर जो कोण बनेगा, मान लो ई से होकर जा रहा है, एक कोण ये बन रहा है और ये ई भी वृत्त के ऊपर स्थित है, एक कोण ये बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक ही वृत्तखंड से बनाए गए कोण, वृत्त की शेष परिधि पे बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि वृत्त ई या ई डैश से होकर जा रहा है, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा कि एंगल ACB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB जो है वो AEB के बराबर हो जाएगा, एंगल AEB के बराबर हो जाएगा, समीकरण संख्या 1। लेकिन हमें पता है, लेकिन यह दिया है, अब जाओ एक बार दिया है में चेक करना, यह दिया है, क्या दिया है कि एंगल ACB जो है ना वो एंगल ADB के बराबर है, समीकरण संख्या 2। अब यहां से भाई एकदम दिमाग का दही हो चुका है। क्यों? क्योंकि ACB जो है वो AEB के भी बराबर है, ACB जो है वो ADB के भी बराबर है। मतलब ये वाला कोण
इधर आओ, ये वाला कोण जो है इसके भी बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके भी बराबर है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? मतलब कहने का क्या है, ACB दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब AEB जो होगा वो ADB के बराबर होगा। बोल रहा है कि भाई अब तो ये दोनों कोण ही बराबर हैं आपस में। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब बिंदु D और बिंदु E संपाती हो। संपाती मतलब एक ही जगह पर स्थित हो, ऊपर नीचे स्थित हो। तो ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब बिंदु D और E, बिंदु D और E संपाती हूं, और E संपाती हूं, अर्थात बिंदु D वृत्त के ऊपर स्थित है, अर्थात बिंदु D वृत्त के ऊपर स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है। तो फाइनली ये लॉजिकल क्वेश्चन था। पहले हमने मान लिया कि वहां पर स्थित नहीं है, फिर हमने देखा कि भाई ये दोनों संपाती होंगे और वहीं पर स्थित है, बात खत्म। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने उदाहरण संख्या 2 की तरफ। ये हमने 4 मिला के कुल 4 प्रमेय कर लिए। उदाहरण संख्या 2, 3, 4, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से ये भी एग्जाम में आ रखा है भाई, है ना। आकृति में यह आकृति दिया हुआ है, AB वृत्त का एक व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। पहले इतना समझते हैं, AB यहाँ पर वृत्त का एक व्यास है और ये जो CD है, जो CD जीवा दिख रही है आपको, CD जीवा जो दिख रही है वो त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पर एक बढ़िया काम, हाँ इसको मिला लेते हैं। पहले से मिलाया हुआ है लेकिन आपको एग्जाम में मिलेगा तो मिलाया हुआ नहीं मिलेगा। इन दोनों को मिला लिया, किसको? OC तथा OD को मिलाया। कोई दिक्कत है क्या मिलाने में? नहीं। अब पहले से ही हमें पता है कि ये जो CD है, जो जीवा CD है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या और ये जीवा, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात क्लियर? ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब तीनों बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और जब समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो यहां पर एंगल कितना बन रहा होगा भाई? यहां पर सर 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। एकदम बढ़िया। तो ये बात पहले लिख लो यहां पर कि OC बराबर OD बराबर CD, OC बराबर OD बराबर CD कौन से त्रिभुज की कहानी है ये भी तो लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आओ यहाँ पर, हाँ ठीक है, सारे मेरी बात मानते हैं यहाँ पर जितने भी लिखे हैं। लिखेंगे त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में ये तीनों भुजाएं बराबर हैं OCD में, है ना। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो एंगल COD बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है बातें भाई? ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए 60 डिग्री हो गया, बात खत्म। लेकिन जरूरी बात क्या है? जरूरी बात ये है कि सर इस कोण पर भी ध्यान दो, इस CB को भी मिला दो, CB को भी मिला दो, और यहां D से DB को भी मिला दो। क्या समझ में आया? यहां देखना, ये जो CD है एक ही जीवा से, एक ही चाप से, CD से, एक ही जीवा से या एक ही चाप से, जो समझ जाओ, एक ही चाप से एक कोण केंद्र पर अंतरित किया गया है, एक ही चाप से एक कोण केंद्र पर अंतरित किया गया है, और एक कोण जो है वो शेष परिधि पर अंतरित किया गया है यहां पर। तो इन दोनों में एक संबंध होता है। अगर एक कोण केंद्र पर, एक ही जगह से, एक ही चाप से अगर एक कोण केंद्र पर जा रहा है, एक कोण वृत्त के कहीं और जा रहा है, तो ये वाला कोण जो होता है इसका दोगुना, या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाला कोण इसका आधा होता है। मतलब ये 60 है तो ये कितना होना पड़ेगा? 30 होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जो सबसे पहला प्रमेय आज पढ़ाया था वही वाला है। तो ये 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। एंगल CBD बराबर, एंगल CBD बराबर 1/2 एंगल COD, मतलब 1/2 गुणे 60, मतलब कि ये आ गया 30। ये कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक एकदम बढ़िया है। एक बार प्रमेय फिर से मैं बता देता हूँ ना, ऐसा ही था कि अगर एक ही जगह से एक कोण केंद्र पर जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है, तो ये 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। वही खेल यहाँ पर चल रहा है। क्लियर है बातें? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया।
आगे की कहानी क्या सर? चलो ठीक है, ये वाला भी आपने निकाल लिया 30, ये वाला भी निकाल लिया कितना 30 डिग्री का, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे का कहानी क्या है? कहाँ गया? हाँ, AC और BD बढ़ाए जाने पर AC को बढ़ा दिया, BD को बढ़ा दिया और ये दोनों बिंदु E पर मिलते हैं कहीं बाहर, तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, वृत्त में रहता तो थोड़ा बस का भी होता मेरे, ये तो वृत्त से बाहर चला गया। आ जाओ खेलते हैं, देखते हैं कैसे होगा इसको, है ना। ये तो वृत्त से बाहर ही चला गया, तो चलो ठीक है। एक बात और दिया है ना, अभी इसका यूज नहीं किया हमने, कि AB वृत्त का एक व्यास है। अब जब AB एक व्यास है, ये जो AB दिख रहा है ये वाला, ये व्यास है, ये क्या है? वृत्त का एक व्यास है। ध्यान देना यहाँ पे, क्या ये सब कुछ हटा दूं, 60-30 समझ में आ गया है, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। 60-30 हटा दूं, समझ में आ चुका है ना कि 60 कौन सा है, 30 कौन सा है। इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा घालमेल हो जाएगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। ये तो पता है ना कि इतना 30 है, बस इतना याद रखना कि ये वाला 30 है, यहां से यहां तक। अब कहानी खेलो, समझो। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, ये अर्धवृत्त में बना एक कोण है, और अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ACB लिखेंगे, एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अभी सिखाया था ना, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है हमेशा, ठीक है। अब इधर 90 हुआ, ये एक AE एक सरल रेखा है, अगर इधर का 90 तो इधर का भी 90, तो लिखेंगे AE एक सरल रेखा है, AE एक सरल रेखा है, AE एक सरल रेखा है, अतः एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BCE बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म, क्या बन रहा है ये? रैखिक युग्म। समझाऊं फिर से? मैं बोल रहा हूं AE एक सरल रेखा है, ये आपको पहले से पता है 90, तो ये भी 90 होगा, मतलब ये पूरा 180 है। ये पूरा कितना हो जाएगा? 180। तो इनका नाम कैसे लिखा मैंने? ACB इधर वाले का हो गया, और उधर वाले का BCE उधर वाले का हो गया। क्लियर है बातें अभी? तो लिखेंगे, अब ACB का मान आपको पहले से 90 पता है, तो ये तो 90 लिख दिया, प्लस देखो हमें पता तो है कि इधर वाला 90 होगा तो उधर वाला भी 90 होगा, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, तो वही लिख रहा हूं कि उधर वाला भी 90 होगा, उसको मैं सिद्ध कर रहा हूं। प्लस एंगल BCE सॉरी, एंगल BCE बराबर 180, और यहां से BCE का मान निकाल लो। एंगल BCE का मान निकालेंगे जब यहां से, तो 180 माइनस 90 मतलब कि 90 डिग्री आ जाएगा। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने ये भी समझ लिया कि भाई इधर वाला भी 90 अंश का है। यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से पूरी कहानी मिटा दूं। चलो, अभी तक हमने ये देखा, अब एक त्रिभुज मैं बनाता हूं और वहां की कहानी बता दो बस मुझे। बस खत्म है, आंसर आ चुका, आंसर आ गया। सर ये वाला पहले आपने सिद्ध किया था 30 अंश का, ये आपने अभी किया 90। अब सर कुछ मत बताओ, हम कर लेंगे खुद से कि ये 60 डिग्री का होगा। लिखेंगे अब आगे, मैं तो पूरा बताऊंगा। लिखेंगे आगे, एंगल BCE में, त्रिभुज BCE में, ट्रायंगल BCE में तीनों कोणों का योगफल एंगल E, इसको तो ये तो अकेला है, इसको E लिख दिया, इसका नाम BCE प्लस एंगल BCE प्लस इसका नाम CBE बराबर 180 डिग्री। आगे इसका कारण तो लिख लोगे ना, इतना बुद्धिमान तो हो। कारण में क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। बात खत्म। यहां देखो, एंगल E नहीं पता, सर एंगल C पता है 90 डिग्री, सर ये भी पता है 30 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल E बराबर 180 माइनस, ये दोनों को जोड़ोगे 120, 120 उधर जाके माइनस, तो एंगल E का मान यहां से आपके पास आ चुका है दोस्त, कितना?
60 डिग्री के बराबर, जो हमें सिद्ध करना था। आसान, बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। आसान तो नहीं है ना, आसान नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप किया हूँ वैसे वैसे पहुंचोगे तो आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्या था, पहले इसको 30 निकालना है, फिर इसको 90 निकालना है, फिर इसको 60, बात खत्म। ऐसे अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया करो, है ना, कि कैसे आप उसको खेलने वाले हो। यहाँ देखो उदाहरण संख्या 3 में आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होते हैं जिनके सभी जो ये कॉर्नर्स होते हैं, सभी शीर्ष होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक सर्कल के ऊपर, एक वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं। उसको हम चक्रीय चतुर्भुज का नाम देते हैं। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। एंगल DBC 55 है, एंगल DBC ये 55 है, ठीक है भाई। एंगल BAC 45 है, BAC ये 45 है, ये 45 है। चक्रीय चतुर्भुज से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में कोई सवाल ना आए, है ना। बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो BCD ज्ञात करो, जो भी ज्ञात करना है। पहले चक्रीय चतुर्भुज की कुछ बातें बता देता हूं मैं। जैसे ये एक सर्कल है और इस पर एक चतुर्भुज स्थित है इस प्रकार से, तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और इनके आमने सामने के एंगल्स जो हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये इनका जो योगफल होता है आपस में, ये 180 अंश के बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका योगफल और इस वाले का योगफल आपस में 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात अभी के लिए याद रखेंगे, और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है। इतने में काम आपका बन जाएगा। अब ध्यान देना यहां पर जो ध्यान देने को बोल रहा हूं, ध्यान दो उसको। ये वाला कोण कहां से बन रहा है, 55 कहां से बन रहा है, कैसे पता चलेगा कहां से बन रहा है। देखना इधर, इसको ले जाओ, ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा। इस रेखा से बन रहा है और इस रेखा से बन रहा है, 55 ऐसे ही बन रहा है। कौन से सेगमेंट से, कौन सी जीवा से या कौन से चाप से बन रहा है, ये कहां जा रहे हैं दोनों रेखाएं, सर यहां पर जा रही हैं। यहां पर पकड़ लो, इसको पकड़ लो भाई, हाँ यहां पर जा रही हैं दोनों रेखाएं। मतलब इस वाले सेगमेंट से, इस वाली रेखा से, इस वाली जीवा से, इस वाले चाप से ये कोण 55 का बन रहा है। बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 55 तो यहीं से बन रहा है, तो क्या यहां से कोई और कोण बन रहा है, जरा ध्यान देना। क्या यहां से ये वाला कोण भी बन रहा है क्या, इसको दूसरे कलर से करूंगा, हाँ। क्या यहीं से ये वाला कोण भी बन रहा है क्या, ये वाला और ये वाला, क्या ये कोण भी उसी से बन रहा है, हाँ सर। मतलब एक ही जीवा से ये वाला भी कोण बन रहा है, ये वाला भी कोण, तो इस कोण का मान भी कितना, इसी के बराबर। ये 55 तो ये भी 55। बात क्लियर है यहां तक, एक बार ध्यान से देखो। ये भी 55 है, ये भी 55 है, ये बात पहले यहां छाप दो, यहां लिख दो। लिखेंगे एंगल DBC बराबर, ये वाला एंगल किसके बराबर है, DC से और कौन बन रहा है, DAC। एंगल DBC बराबर एंगल DAC, ठीक है। एक ही वृत्तखंड से बने कोण, एक ही वृत्तखंड या एक ही चाप से बने कोण, एक ही वृत्तखंड से बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है। ये भी 55, वो भी 55, तो उसका भी नाम लिख दो। इसका DAC भी कितना हो जाएगा, 55 DAC, क्योंकि हमें ये तो पहले से पता है DBC जो है वो कितना है, 55 है, तो DAC भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 55 अंश का हो जाएगा। बात क्लियर एकदम बढ़िया कि सर ये 55 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया कि ये 55 है, तो मुझे बताना ये पूरा कोण कितना होगा। इस पूरे कोण का नाम बताओ पहले। सर इस पूरे कोण का नाम है बैड कोण, BAD। अरे कितना बुरा नाम है, बैड का मतलब भी बुरा होता है। तो BAD जो है वो 45 और 55 को जोड़ने पर मिलेगा 45 + 55 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। मतलब कि 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा कौन, ये पूरा का पूरा कोण BAD 100 अंश के बराबर हो जाएगा। अब जब ये 100 डिग्री के बराबर हो गया, इसको मैं A भी लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख दो। यहाँ अकेला ही तो है A, ये पूरा का पूरा A बोल सकते हैं। मतलब एंगल A का मान आ चुका है 100 डिग्री। तो हमें ये पता है कि A + C 180 डिग्री होगा। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के, कितना बेहतरीन नाम है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोणों का योगफल, आमने सामने के कोणों का, सम्मुख कोणों का योगफल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब a का मान 100 है तो यहां 100 लिख देंगे प्लस c बराबर 180। यहां से c का मान निकाल लोगे आप तो 180 माइनस 100 मतलब कि 80 डिग्री आ जाएगा, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यही तो पूछ रहा है। BCD को हम C भी तो बोल सकते हैं। BCD का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा BCD हमने उसी को C बोल दिया, तो मतलब BCD हमारा कितना आ चुका है, 80 डिग्री आ चुका है। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आज के आखिरी उदाहरण पर बढ़ेंगे, आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ेंगे। और ये रहा दोस्त आपके सामने आज का आखिरी प्रश्न। दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है ना। AB और कहाँ गया, AD और AC, AD भी व्यास है और AC भी व्यास है। रुक जाओ, व्यास देखकर एक बात याद आती है कि सर व्यास है तो अर्धवृत्त पक्का बन रहा होगा। ये रहा आपका एक अर्धवृत्त, अरे व्यास है ना ये, तो ये रहा आपका एक अर्धवृत्त। और हमें पता है कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, इसको मिला दो, AB को मिला दो, ये 90 अंश के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बात लिख लो, पहले ये बात लिख लो। यहां पर लिखेंगे एंगल ABD बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। सर ये कहानी उधर भी तो हो जाएगी, उधर की साइड भी तो ये कहानी चलेगी। हाँ चलाओ ना, यहां भी तो ये अर्धवृत्त है, इसको दूसरे कलर से बनाऊंगा। कौन सा कलर इस पे दिख जाएगा, चलो इससे बना दो। हाँ ये भी तो एक अर्धवृत्त है भाई, ये वाला, ये आपको सब सफेद सफेद ही दिख रहा होगा, खैर है ना। दूसरे कलर से बनाता हूं। हाँ यहां देखो, ये भी तो एक अर्धवृत्त है, ये वाला। हाँ सर है, मैंने कहा मना किया, ये भी अर्धवृत्त है, बिल्कुल सही बात है। ये जब अर्धवृत्त है तो यहां भी एक कोण बन रहा है, और वो कोण भी कितने का, 90 अंश का हो जाएगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। तो ये बात भी आप लिख लेंगे, ये बात भी यहां पर आप लिख लेंगे। एंगल ABC बराबर कितना, 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये यहां पर कारण वही रहेगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जोड़ेंगे तो ABD प्लस एंगल ABC बराबर, एंगल ABD प्लस एंगल ABC बराबर 90 प्लस 90। क्या इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ने पे पूरा एंगल मिलेगा, हमें मिलेगा, मतलब DBC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगल DBC बराबर 180 डिग्री। यहां तक ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अभी तक तो मैं यहीं तक पढ़ा था कि दोनों व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। हो तो गया सिद्ध भाई। DBC अगर 180 अंश का कोण है तो DC एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु B स्थित है। अगर ये 180 अंश है, 180 अंश होने का मतलब क्या हो गया कि यह एक सरल रेखा है, और जब ये एक सरल रेखा है तो इस पे साफ साफ दिख रहा है कि इस पर बिंदु B जो है वो स्थित है। तो लिखेंगे इसलिए DC एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु B स्थित है। बात खत्म। रेखा है जिस पर बिंदु B स्थित है। ठीक है, तो आपको 180 का बस कोण दिखाना था यहाँ पे, बात खत्म। स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
ठीक है, तो ये आज हमने 4 जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय भी किए और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस भी किए। तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बेहतरीन कमेंट्स जरूर करने हैं कि सर हाँ सब कुछ क्लियर है, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। और ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम यहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। इसके अलावा अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।